नमस्कार दर्शकों। आज हम अपनी वीडियोस की परंपरा में एक बड़ी ट्रेडिशन फ़िलॉसफ़ी के एनालिटिकल ट्रेडिशन जिसको कहा जाता है उस पर बात करने के लिए जुड़े हैं। हमने अभी तक अलग अलग क्लेम्स देखे दुनिया पे, ट्रूथ्स पे, यानी कि सत्य क्या है। अलग अलग फ़िलोसोफर्स का इस पे मत देखा और आज हम उसी श्रृंखला में एक बड़े स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी जिसको एनालिटिकल स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी कहा जाता है, वेस्ट का काफ़ी चर्चित, काफ़ी बड़ा और काफ़ी प्रचलित स्कूल है। और एनालिटिकल फ़िलॉसफ़ी के पूरे ट्रेडिशन में जो पहले फ़िलॉसफ़र हमारे पास आते हैं, जो आमतौर पे जिनको माना जाता है कि जिन्होंने शुरू किया एनालिटिकल ट्रेडिशन, फ्रीगा, उस पर हम बात करते हैं। उनका एक बड़ा विचार सेंस और रेफरेंस को लेके। तो वो विचार क्या है, किस संदर्भ में सेंस एंड रेफरेंस की वो बात करते हैं और किस तरीके से उसकी प्रासंगिकता बनती है हमारे जीवन में दर्शन के एक बड़ी परिपाटी में, उसको आज हम समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष शर्मा है, हमारे प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो हम जानते हैं कि सेंस एंड रेफरेंस फ्रीगे का क्या है और उसको हम कैसे समझें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एनालिटिकल फिलॉसफी को पहले हम समझते हैं कि एनालिटिकल फिलॉसफी के दावे उससे पहले की फ़िलॉसफ़ी से किस तरीके से अलग है। उसका एक डिस्कोर्स जो पूरा है एनालिटिकल फ़िलॉसफी का, जिस तरीके से वो दुनिया को देखना चाहती है, समझना चाहती है, वो क्या मापदंड है उसका। ये तो क्लियर है कि एनालिटिकल फिलॉसफी जिसे हम बोलते हैं वो अपना क्षेत्र भाषा तक सीमित करती है। हाँ, तो एनालिसिस भी भाषा की एनालिसिस। हाँ, जब वो एनालिटिकल की हम बात करते हैं या एनालिसिस की बात करते हैं तो वो बात कर रहे हैं कि भाषाई विश्लेषण, क्योंकि विश्लेषण की परंपरा हालांकि इससे पुरानी है। विश्लेषण हमेशा से दर्शन में रहा ही है किसी न किसी तरीके में, और भाषा भी किसी न किसी तरह से फोकस रही है दर्शन का। लेकिन ये अपने पूरे दर्शन को भाषा इसलिए लेके आते हैं, जो मुख्यतः मतलब उद्देश्य है एनालिटिकल फिलोसफर्स का, वो ये है, इनका ये मानना है कि भाषा कई बार दर्शन में ऐसा संजाल क्रिएट कर देती है जिससे कि एम्बिग्यूटी आ जाती है, अस्पष्टता आ जाती है और कई बार भ्रम भी पैदा होने लग जाते हैं भाषा की वजह से। ठीक है। तो उस मामले में एनालिटिकल दर्शन का ये काम रहेगा फिलॉसफी का कि वो उस भाषाई भ्रम को दूर करे विश्लेषण के द्वारा। तो मुख्य उद्देश्य ये है। अब किस तरीके के भ्रम हम देखते हैं भाषा में? भाषा कैसे हमें भ्रमित करती है? भाषा, देखो, भाषा का हमारे जीवन में अगर हम ज्ञान से संबंध देखें तो दो तरह से संबंध बनता है कि हमारा जितना भी ज्ञान बनता है वो भाषा से ही बनता है। जो भी ज्ञान बनेगा वो भाषाई रूप लेके ही बनेगा, क्योंकि वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में हिस्सा तभी बन पाता है। लेकिन वो भाषा हमें सीमित भी कर देती है। सीमित सेंस में कर देती है कि हम अगर हमने कोई शब्द पकड़ लिए या कुछ एक्सप्रेशन पकड़ लिए तो हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं चीज़ों को, उस स्ट्रक्चर में बंध जाते हैं। हाँ, उस स्ट्रक्चर में बंध जाते हैं। तो इसीलिए विटगेन्स्टाइन ने बोला था कि भाषा में जो ज़्यादातर दार्शनिक, खास करके मेटाफिजिकल जो अजम्पशन करते हैं, वो भाषाई पुल बनाते हैं। और वो भाषाई पुल जो बनते हैं उनका इतना अस्पष्टता आ जाती है कि पढ़ने वाले को भी लगता है कि उसको कुछ पकड़ में आ रही है बात, लेकिन असल में उसको कुछ पकड़ में आती नहीं है। तो वहाँ पे उसको विश्लेषण करके ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि क्या ये जो लाइन है, ये खास करके अगर हम बोलें टेक्निकल शब्द में प्रतिज्ञप्ति, क्या मीनिंग दे रही है और वो जो मीनिंग है वो मीनिंगफुल है या नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने तमाम विधियाँ डेवलप करी। इसी क्रम में अगर हम आज बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्रेगे की, जो कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एक पेपर लिखा जिसका नाम था ऑन सेंस एंड रेफरेंस, और ये लिखा गया था 1892 में जी। तो अब हम देखें तो ये 19वीं शताब्दी का अंत है बिल्कुल। और भारत की दृष्टि से देखें तो इसी समय पे विवेकानंद शिकागो कॉन्फ्रेंस में गए थे 93 में, है ना। तो ये उस समय की बात है। तो इन्होंने भाषाई दृष्टि से बहुत सारे उद्देश्य रहे होंगे इनके, लेकिन मूलतः उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश करी कि भाषा कम से कम दो काम करती है। भाषा का मतलब यहाँ पे एक वाक्य भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है ना। जैसे मान के चलिए आज हम चर्चा कर रहे थे कि डस्टर एक शब्द है ना। तो डस्टर का एक मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, और एक डस्टर शब्द से
कोई चीज़ इंडिकेट होती है, जिसको बोलेंगे रेफरेंस। रेफरेंस इसका है। तो सेंस जो है वो उसका मीनिंग है। जैसे हम डस्टर की जगह कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण के लिए हम राजेंद्र एक व्यक्ति है जी। हमारी क्लास में, ठीक है। तो हम जब राजेंद्र बोलते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं जी। तो जब भी हम राजेंद्र बोलेंगे तो हम हमारा रेफरेंस वो व्यक्ति होगा जो हमारी क्लास में है, राजेंद्र। हाँ। ठीक है। लेकिन राजेंद्र का एक अर्थ भी है, जो राजाओं में इंद्र है। कॉन्सेप्ट भी है एक। हाँ, राजाओं में जो इंद्र है, हाँ। वो उसका मीनिंग है जी। है ना। उसको फ्रेगे बोलेगा सेंस है वो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये दो चीजें भाषा कर रही है। एक भाषा कोई अर्थ बताती है किसी चीज का, जी। एक वो किसी की ओर इंगित करती है। ऑब्जेक्ट जो कि जिसको हम डिनोटेशन बोलते हैं। डिनोटेशन और कनोटेशन Connotation हम दो बोलते हैं। शब्द यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हाँ। मीनिंग वाली जो हम बात कर रहे हैं, को अगर हम कोई ये ऐसा शायद शब्द बाद की पकड़ें- टर्म्स हैं। कोई अगर हम ऐसा शब्द हाँ। पकड़े जो कि हाँ। मूलतः एब्स्ट्रैक्ट है, तो वहाँ से बात क्लियर होती है कि कैसे कुछ शब्द जो होते हैं। हम पहले ये ही उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने राजेंद्र बोला, जी। तो राजेंद्र बोलने पे हमारी क्लास का जो राजेंद्र है, ठीक है। जिसको हम जिस व्यक्ति को हम राजेंद्र बोलते हैं, ठीक है। उसको डिनोट कर रहे हैं। जी। अब हम पश्चिमी उदाहरण ले लें। पश्चिम में जो उदाहरण लिया जाता है इसी चीज़ को, शायद फ्रेगे ने जो उदाहरण लिया है वो ये लिया है कि हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक। अब वो दो स्टार, हमारा जो मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार है, वो दोनों एक ही चीज़ को इंगित करता है। अगर जो व्यक्ति जानता है इस बात को, यानी उनका रेफरेंस एक ही है। उसका रेफरेंस एक ही है। हाँ। और उसको वो बोलते हैं वीनस है, वो बुध है। ठीक है। अगर हम उसको मॉर्निंग में देखते हैं तो हम उसका मीनिंग बोल देते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है। उसी चीज़ को जब हम रात में देखते हैं सोने से पहले, तो हम उसको इवनिंग स्टार बोल देते हैं। तो उसका सेंस बदल गया, लेकिन रेफरेंट एक ही रहा। अब ये सवाल है कि इस डिस्टिंक्शन का फ्रेगे क्यों कर रहा है, या इससे हमारे को क्या फ़ायदा है, या हमारे जीवन में इसका क्या रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है। ये एक सवाल बन सकता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो एक तो जो जैसे हम दूसरा उदाहरण लें, कुछ एब्स्ट्रैक्ट में अगर हम लेना चाहें, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि आत्मा अमर होती है ना। और आत्मा ऐसी होती है जिसको ना जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है ना, ना काटा जा सकता है। अब ये सारे वाक्य हमारे मन में एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम कुछ समझ भी रहे हैं, एक सेंस क्रिएट हो रही है, एक मीनिंग क्रिएट हो रही है। मीनिंग क्रिएट हो रही है ना, ये एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे कि इसका रेफरेंट कौन है आत्मा का, हाँ, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है जिसकी ओर ये इंगित कर रही है। जैसे हाँ, हाँ। तो फिर वहाँ स्पष्टता आ जाएगी। ठीक है। वहाँ हमारी बातचीत में फिर से आप कुछ जो भी कुछ बताएंगे वो फिर नए सेंस क्रिएट करने लग जाएंगे आप। हम रेफरेंट तक कभी नहीं पहुँचते, हम सेंस से सेंस बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए। हाँ, जिस चीज़ को आगे चल के एक और भाषा दार्शनिक हुए डेरिडा, हाँ। उन्होंने इसके लिए दूसरा शब्द यूज़ किया जिसको वो बोलते हैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड। और वो ये कह रहे हैं सिग्निफायर है जो शब्द किसी चीज़ को हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये घड़ी है, तो एक तो ये घड़ी है और एक घड़ी शब्द है जो कि सिग्निफाई कर रहा है इस घड़ी ऑब्जेक्ट। घड़ी शब्द जो है वो सिग्निफायर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सिग्निफाइड है, जो घड़ी शब्द से इंगित कर रहा है जिस ओर। ठीक, क्लियर है ये वाली बात हमें। तो उनका ये कहना है कि हम जब भी सिग्निफायर से कितनी भी हम कोशिश करें, हम हमेशा नए सिग्निफायर तक ही पहुंचेंगे। अच्छा। हम सिग्निफाइड तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी देखें कि अगर हम बोलें आत्मा का रेफरेंट क्या है, तो फिर आप जो भी कुछ बोलेंगे वो फिर नए सिग्निफायर होंगे। राइट। आत्मा वो है जो जलाई नहीं जा सकती। हाँ, या आप और भी कुछ और सेंस देने वाली बात, और भी नई चीज़ें बोल सकते हैं आप जी। कि जैसे मैं बोलूँगा कि वो उसका रेफरेंट क्या है, तो आप बोल सकते हैं वो आप अपने अंदर ध्यान से देखो, आपको दिखेगी। है ना। तो अगर मुझे दिख गई तब तो फिर मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे नहीं समझ में आया कि आप किस ओर इशारा कर रहे हैं, तो फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा, फिर आप नए सिग्निफायर देंगे। है ना। अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारा भाषा ही, जैसे हम किसी शब्द को नहीं जानते हैं तो हम डिक्शनरी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं,
हमें नए सिग्निफायर मिल जाते हैं, जो सिग्निफायर हम अनुभव में हैं हमारे, ठीक है, जो अपने रेफरेंट के साथ आते हैं और उनके रेफरेंट से फिर जिनके रेफरेंट हम जानते हम हैं, जानते हैं। इसलिए हम समझ पाते हैं। लेकिन डिक्शनरी हमें नए सिग्निफायर ही देती है। हम्म, ये बात एकदम क्लियर है। क्लियर तो है? डिक्शनरी ठीक है। में अगर कोई शब्द है, उसकी जो व्याख्या है, उसकी व्याख्या में जो शब्द है उनके रेफरेंट से उस वर्ड का रेफरेंट बनता है, बेसिकली हम ये कह रहे हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हाँ, मान लीजिए आप डस्टर शब्द को नहीं जानते हैं, ठीक है। ठीक है, और मैंने पहली बार आपको बोला डस्टर, तो आप कैसे जानेंगे उसका क्या अर्थ है? मैं दौड़ के जाऊंगा, इंग्लिश डिक्शनरी उठाऊंगा, हम्म, हाँ, वहाँ पे पाऊंगा कि डस्टर का कुछ मीनिंग लिखा हुआ है, दैट रब्स ऑफ द चॉक फ्रॉम द बोर्ड। हाँ, फिर रबिंग का मेरे पास रेफरेंस है, चॉक का मेरे पास रेफरेंस है, बोर्ड का रेफरेंस है, उन सभी को मिला के आप मेरे पास समझ गए। डस्टर का रेफरेंस भी एक तरीके से आ जाता है। लेकिन जबकि डिक्शनरी ने आपको सिग्निफाइड तक नहीं पहुंचाया, बस वो सिग्निफायर दे दिए जिनके सिग्निफाइड आप जानते हैं, जी, ठीक बात है ना? हाँ। और ऐसे ही आज मैंने एक शब्द यूज़ किया अपनी क्लास में जिस कम लोग जानते थे, प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन शब्द दे दिया मैंने, और उसके बाद में मैंने उसके बारे में बताया कि भाई ये ऐसी दशा होती है जिसमें हम जो काम हम वास्तव में करना चाहते हैं वो काम ना करके बाकी के सारे काम कर रहे होते हैं। इसको हम इस दशा को एक शब्द हमने दे दिया है, जिसको हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। लेकिन अगर आपने उस दशा को अनुभव नहीं किया है तो आपको नए सिग्निफायर मिल गए बस। ठीक है, ठीक है। तो अब ये तो होगी सिग्निफायर और सिग्निफाइड से। बेसिकली हम सेंस और रेफरेंस से एक जंप मार के डरीडा पे चले गए और ये समझने की कोशिश करी कि सेंस और रेफरेंस किस दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए। तो सेंस और रेफरेंस अगर हमने समझ लिया तो इससे आगे कहाँ पहुँचना चाहते हैं फ्रेगा इस कॉन्सेप्ट की मदद से? क्या समझाना चाहते हैं हमें वो? What does it mean that an object has a sense and a reference? How is it useful? मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा है कि आप जब भी सेंस और रेफरेंस का अंतर करने लग जाएंगे अपनी भाषा में और दूसरों की भाषा में, इवन आप पढ़ते समय, तो आपको ये क्लैरिटी आने लग जाएगी कि ये इस वाली चीज़ से मुझे एक्चुअल में कुछ क्लियर नहीं हुआ। हाँ, जैसे कि आप आपने बताया एम्बिगिटी को समझने लग जाएंगे, हाँ, जो लैंग्वेज क्रिएट करती है, ठीक है। और आप वहाँ पे ये समझ जाएंगे कि ये एक चेन चल रही है सिग्निफायर्स की, और अल्टीमेटली मैं कुछ गेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं कुछ पकड़ पाया हूँ। वो एहसास वैसे कहाँ से आता है? मतलब हाउ आर पीपल कंटेंट विद सिग्निफायर्स? अगर कोई शब्द है, जैसे आपने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की, कई दफ़ा हमें प्रोक्रेस्टिनेशन का अनुभव कुछ नहीं होता है, आभास नहीं होता है, उस केस में हम उसको समझ नहीं पाते हैं। देन वी अप्रोच सम पर्सन हु नोज अबाउट समथिंग अबाउट इट, और वो हमें कुछ बताता है, उसकी व्याख्या देता है कुछ। हाँ, लेकिन अगर हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो व्याख्या जैसे आपने जैसे बताया अभी कि हमने एक आत्मा वाला उदाहरण लिया, दूसरा हम उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम कई बार बोलते हैं कि एक बोलते नहीं है, लेकिन हम एक उदाहरण लेते हैं जो फिलॉसफी में यूज़ होता है खास करके, जैसे कि अल्फ़ाबेट ए या ए बहुत उदास लग रहा है, एक हमने ये वाक्य बना दिया। इस वाक्य से आपके मन में कुछ सेंस बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो लैंग्वेज के थ्रू काम करता है, और लैंग्वेज की ग्रामेटिकली अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो वो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज बनाती हैं। ग्रामेटिकली ठीक है, कोई भी चीज़ ग्रामेटिकली ठीक होती है तो वो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करती है, कुछ ना कुछ एक हमारा कॉग्निशन डेवलप कर देती है। ठीक है। लेकिन वो वास्तविक कुछ रियल वर्ल्ड से उसका कनेक्शन बन रहा है या नहीं, उसको हम इग्नोर कर जाते हैं कई बार। लेकिन जो फ्रेगे का ये डिस्टिंक्शन है, ये हमें उसको ध्यान दिलाने पे मजबूर कर देता है कि ये हम जो समझ रहे हैं ये हमारे लिए सेंस है या रेफरेंस है। अब दूसरी चीज़ हम अगर इसको देखें कि जैसे एक उदाहरण हमने लिया कि भाई रेफरेंस हमारा आत्मा के केस में हम पूछेंगे भाई इससे क्या रेफरेंस है ना? या हमने पूछा कि ए जो है वो उदास लग रहा है, वहाँ पे ए क्या रेफरेंट है? क्या वो ए अल्फ़ाबेट है
या ए हम किसी और को बोल रहे हैं, हम्म, है ना, हम किसी को रेफर भी कर सकते हैं ए से। हम्म, तो ये चीज़ें जब हमें क्लियर होने लग जाती हैं तो हमारा सीधे सीधे ये एक संबंध बन जाता है कि बाहर जगत से हमारी भाषा का किस तरह का संबंध है, ये भी एक क्लैरिटी आ रही है हमारी। ठीक है। ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि क्या सेंस जो है, अगर हम रेफरेंट नहीं है क्या किसी भी चीज़ का, तो क्या उस तरह के वाक्य मीनिंगलेस वाक्य हैं या वो मीनिंगफुल वाक्य है, एक ये सवाल बन जाएगा, है ना। जैसे हम उदाहरण लें, अगर हम बोलें कि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल सिस्टम इफ वी से समथिंग अलोंग दिस लाइंस, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसका शायद आपको रेफरेंट उस तरीके से नहीं मिलता। हाँ। और ये हर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के बारे में, हर नोशन के बारे में, हर कॉन्सेप्ट के बारे में दिस इज ट्रू। ठीक है। तो फिर वो किस तरीके का मीनिंग है? हाँ, Is it meaningful मैं to इससे say- एक आसान उदाहरण से शुरू करना चाहता हूँ, फिर हम इस ओर आएंगे। हाँ। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि 2 और 2 5 होते हैं, मैंने ये बात बोली, है ना। तो अब आपसे मैं पूछूं, भाई मेरी बात सही है, आपने बोला कि ये बात गलत है ना, तो मैं पूछूंगा आपसे कि भाई कैसे गलत है, क्योंकि 1 2 3 इनके भी रेफरेंट तो नहीं है उस तरह के जिस तरह के डस्टर के हैं, है ना। ठीक है। तो उस केस में आप कैसे इस चीज़ को करेंगे, और ये सेंस बना रही हैं ये चीज़ें, है ना, हाँ। कि 2 और 2 5 है, ये गलत है, ये हमें पता है, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी सेंस क्रिएट कर रही हैं, है ना। तो फिर हम उस केस में हम कैसे रेफरेंट बनाएंगे या हम उसको कैसे समझेंगे इस वाले वाक्यों को। तो आपका सवाल ये है कि जो मैथमेटिकल कुछ एंटिटीज़ होती हैं उनका बेशक हमें कोई रेफरेंट नहीं मिलता है, बावजूद इसके हम उसका कुछ सेंस बना उसकी पाते हैं। सत्यता असत्यता होती है फिर भी वी आर श्योर और अनश्योर अबाउट इट। हाँ। तो वो कहाँ से आती है वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हाँ। लेके। तो मतलब मैं एक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ सेंस और रेफरेंस के मुद्दे को हमारी नॉलेज से। जी ठीक है। क्योंकि हम अल्टीमेटली नॉलेज हम किसको बोलते हैं, नॉलेज का अगर हम बोलें कि कोई सत्य या असत्य हम किसी बात को क्या बोलते हैं, उसकी परिभाषा सीधी सीधी यही है कि जो प्रतिज्ञप्ति या जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो रियलिटी से मैच करे, आउटर वर्ल्ड में ऐसी रियलिटी भी हो, ठीक है, तो फिर वो बात सत्य है। हाँ। जैसे मैं अभी बोलूं कि बारिश नहीं हो रही है, जी और आप जाके चेक कर लें कि भाई बारिश नहीं हो रही, अभी हम खुले में बैठे हुए हमें दिख रहा नहीं है बारिश हो रही, ठीक है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। मैंने बोला तो बारिश नहीं हो रही तो ये सत्य है ना। लेकिन उस केस में कैसे करेंगे जब हम 2 और 2 5 बोल रहे हैं, उस केस में आपके पास क्या मेथड है? मुझे इसमें नॉर्मली कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ट्रूथ इज दैट जो कि बाहरी रियलिटी से करस्पॉन्ड कर रहा है, उससे मिलता है, तो बाहरी का मतलब हमारा वो है कि इवन बेसिक मानसिक हो वो भी एक तरीके का बाहरी ही है, क्योंकि हम किसी चीज़ से इसको मैच कर रहे हैं। तो चूंकि हमारा मानसिक जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शायद इनेटली लेके आता है, मे बी सम आइडियलिस्ट वुड से कि ये हमारे अंदर पहले से होते हैं, ये हमारे अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरीके से, वो हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हैं वो हमारे। तो अगर वो थॉट्स और वो सेंटेंसेस, वो फ्रेजेस अगर हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, तो डू वी नीड सम फर्दर प्रूफ दैट दीज थिंग्स आर ट्रू? हाँ, लेकिन उसका तरीका तो होगा कुछ। इनेट कॉन्सेप्ट्स को हमारा तरीका क्या होता है अगर हम इनको इनेट मान रहे हैं? पहली बात तो इसी पे इनेट का मतलब ये है कि ये एक हमारे एक कॉग्निशन का हिस्सा है, एंड दे कैन नॉट बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड बाय बाहर रेफरेंट नहीं है इनके, और एक्सपीरियंसेस से इनमें कुछ मतलब एक्सपीरियंसेस की मदद से ना हम इनको और ज़्यादा सर्टेन कर सकते हैं ना अनसर्टेन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। वी डू नॉट नीड एक्सपीरियंसेस टू प्रूव दिस थिंग्स। तो इन चीज़ों को हम कैसे समझेंगे? हाँ, और ये हैं सेंस बना रही हैं और इनके रेफरेंट नहीं है, कम से कम उस तरह के रेफरेंट नहीं है जैसे कि हम डस्टर के या कुर्सी के, टेबल के, चश्मे के देखते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इनके रेफरेंट क्या हैं? हम बेसिकली हमारा सवाल ये है। हाँ, रेफरेंट क्या है और क्या ये मीनिंगफुल बातें हैं या नहीं है? आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि मीनिंगफुल बातें हैं, मीनिंगफुल हैं, है ना। आई डोंट नो हाउ। हाँ, तो इस यहाँ से एक लिंक ये बन जाता है कि ट्रुथ थ्योरी का एक
पर्सपेक्टिव है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, ठीक है। लेकिन दूसरी Out of the थ्योरी है many perspectives. हाँ, एक है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी जिसमें हम बाहर की दुनिया में जाके उस फैक्ट को चेक कर सकते हैं One to one ऑब्जर्वेशन हम के मिलाते थ्रू। ठीक है, ऑब्जर्वेशन उसमें एक एलिमेंट बन जाती ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि जैसे बारिश हो रही है, ये चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे जाके कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। हमें पता है कि नहीं हो रही है, तो फिर ये स्टेटमेंट सही है। अगर हो रही है और मैंने बोला बारिश नहीं है, तो फिर वो स्टेटमेंट गलत है। ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझ में आ गया। मैथमेटिक्स में हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, हम कंसिस्टेंसी देखते हैं, और कंसिस्टेंसी आती है कोहेरेंसी से। इसीलिए थ्योरी, ट्रुथ की थ्योरी ऑफ कोहेरेंस यहाँ पे हम लगाते हैं, और हम देखते हैं कि 1 2 3 4, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 1 1 1। तो 1 2 1 2 दो को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 होते हैं, 6 नहीं होते हैं। अब ये हमने अपने माइंड को दोबारा से तोड़ के बस दिखाया है। कोहेरेंसी देखी है हमने कि वो कोहेरेंट है या नहीं। 2 और 2 6 या 5 कोहेरेंट नहीं है। इसको पॉज कर दो। तो फिर हम बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल, हमने एग्जांपल लिया, मैथमेटिकल एंटिटीज होती हैं, वो उस तरीके से मीनिंगफुल नहीं है कि उनका रेफरेंट है, लेकिन मीनिंगफुल है क्योंकि एक सेंस है उनका, और उनका एक कोहेरेंस है, एक खास स्ट्रक्चर है जिनको वो फुलफिल करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए दे आर मीनिंगफुल। तो और वो एक तरह का ट्रुथ भी है। जैसे ट्रुथ थ्योरी में भी अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों को इसलिए मतलब सत्य नहीं मानते क्योंकि उनका बाहर वो एक ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्टेंस है, बल्कि उनका लॉजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए हम उन चीज़ों को सही या गलत मानते हैं उस पैमाने पर, लॉजिकल पैमाने पर। हाँ। तो हम एनालिटिकल ट्रेडिशन के बारे में जो एक बात आमतौर पे सुनते हैं वो ये है कि ये मेटाफिजिक्स को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। हाँ, मेटाफिजिक्स को लेके मेनली उनका कंसर्न यही है। मेटाफिजिक्स के बजाय ये है कि ये चीज़ें एक तरह से एम्बिगुअस होती हैं। अच्छा। और वो लैंग्वेज का से क्रिएट की गई रियलिटी होती है जी। लेकिन वो एक्चुअल में कुछ नहीं बता रही होती है। हाँ। वो देखिए, लॉजिक और मैथमेटिक्स जो हैं वो डेफिनेशंस हैं, वो रियलिटी के बारे में कुछ नहीं बता रही, वो हमारे माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में, हमारे लॉजिकल कॉग्निशन के बारे में बता रही है। लेकिन मेटाफिजिक्स क्लेम करती है इस वर्ल्ड के बारे में कुछ बता रही है जी। ठीक है। तो उस केस में मेटाफिजिकल जितने भी स्टेटमेंट हैं उनके लिए एक रेफरेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो इस दुनिया के बारे में कुछ बताने के लिए क्लेम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इस दुनिया के बारे में कुछ बताने का क्लेम नहीं करती है, वो क्लेम करती है अपने ही कुछ डेफिनेशन से शुरू होती है मैथ, और उन डेफिनेशंस के बेसिस पर वो आगे डेवलप करते हैं अपने लॉजिक को। इसीलिए रसल ने एक बुक भी लिखी थी कि आप मैथमेटिक्स को पूरी तरह से लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हो, विदाउट यूजिंग नंबर्स यू कैन डू सेम थिंग। हाँ, लेकिन हम जबकि रीजन को, लॉजिक को बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, तो ऐसे क्लेम्स को सिर्फ ये मान लेना कि ये हमारे कॉग्निशन के बारे में बताते हैं, दे डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द रियलिटी आउट देयर, ये कितना प्रैक्टिकल है? कैन वी गो द एनालिटिकल वे इन अंडरस्टैंडिंग एंड इन व्यूइंग द वर्ल्ड? क्योंकि हम रीजन पे और लॉजिक पे बहुत डिपेंड करते हैं, और इसी के तहत फिर रीजन पे और लॉजिक पे तो एनालिटिकल फिलॉसफी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हाँ, तो कुछ जो ऐसे एंडेवर्स हैं, जो मेटाफिजिक्स जैसे एंडेवर्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के तहत चलते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है? उनको अपनाने में, उनको एंडोर्स करने में फिर क्या दिक्कत है? कौन से एंडेवर्स हैं जो मेटाफिजिक्स के जो एंडेवर्स हैं? हाँ, वो जो कि लॉजिक, अगर गॉड को जब एस्टैब्लिश करने जाते हैं। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स तो इस वर्ल्ड के बारे में बताना है कि इस वर्ल्ड का बेसिक सब्सटेंस क्या है। तो वो तो ऑब्वियसली एक कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी से चलेगी ना। उसमें फिर कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो क्लेम कर रही है कि वो रियलिटी बाहर है, आपके माइंड में नहीं है। तो फिर अच्छा, तो मैं उनके अनुसार मेटाफिजिक्स गड़बड़ वहाँ पे कर रही है जहाँ पे वो ये ना स्वीकार करते हुए कि ये एंटिटीज, ये जो हमारे जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से, दिमाग के स्ट्रक्चर से और हमारी कॉग्निशन के स्ट्रक्चर से निकल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि दीज थिंग्स आर आउट देयर, देयर इज नथिंग इन द माइंड दैट वी आर डिगिंग, ऐसा कुछ। बट आइडियलिस्ट वुड नॉट डिनाई दिस। ऐसे मेटाफिजिशियन हैं जो सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि आइडियाज हैं, लेकिन वो आइडियाज उनके माइंड में ऐसा कोई भी नहीं मानेगा।
फिर वो सोलिप्सिस्ट हो जाएंगे, और सोलिप्सिज्म कोई भी फिलोसफर अपने आप को नहीं मानेगा। अच्छा, सोक्रेटिस जैसे लोग जो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। हाँ, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, लेकिन उस दिमाग में होने का ये मतलब नहीं है कि उनका बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब अच्छा। उनका तो ये मानना है, प्लेटो तो आके ये बोलेंगे ना कि आइडियाज़ तो उनका एक वर्ल्ड है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे माइंड में नहीं रहते हैं। ठीक है। ना, तो प्लेटो आगे मेटाफिजिक्स जो डेवलप करेंगे हाँ, उसमें जो आइडियाज़ हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं इस यूनिवर्स के। हाँ। तो मेरा मेरा मूल तो इसमें सवाल ये है कि जैसे मैथमेटिक्स जैसी चीज़ें जो प्योरली हमारे दिमाग के लॉजिक से उपजती हैं, उनमें हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा है, और वहीं दूसरी ओर मेटाफिजिक्स जैसी चीज़ें अगेन हमारे दिमाग से उपजती हैं। हम कुछ ऑपरेशंस, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस लगाते हैं जो हम जिंदगी में देखते हैं। जैसे गॉड का कॉन्सेप्ट, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसी हैं कि देखो, वन थिंग कॉजेज द अदर, देयरफॉर देयर मस्ट बी सम, क्या कहते हैं, एकदम पीछे वाला कॉज, द फर्स्ट कॉज विच यू कैन कॉल गॉड। तो इस तरीके के ऑपरेशंस, वो भी लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जो चीज़ देख रहे होते हैं उन पे। तो ऐसा कैसे होता है कि मैथमेटिक्स इतना सर्टेन लगता है हमें और मेटाफिजिक्स डुबियस हो जाती है? उसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स ये दावा नहीं कर रही है कि टू कहीं एग्जिस्ट करता है बाहर। अच्छा। हाँ। लेकिन मेटाफिजिक्स नहीं, ये पर दावा वो ये तो करती दावा है, कर रही है मैथमेटिक्स कि हम 2 into 2 4 दुनिया में भी ऑब्जर्व करेंगे, इवन द वर्ल्ड इज रनिंग बाय द सेम लॉजिक। वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दो सेब और दो सेब रखेंगे तो भी चार हो होंगे, जाएंगे। दो केले और दो केले रखेंगे तब भी चार होंगे, दो गाड़ी और गाड़ी रखेंगे तब भी चार होंगे, क्योंकि वो हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है। हाँ, तो दो और मैं दो यही का। सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स इस बात को एक्नॉलेज करती है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, दे कैन वेरी इजीली इंटरमिंगल विद द वर्ल्ड, और इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से घुलते हैं संसार में, और उसमें हमारे मैथमेटिकल आइडियाज़ में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। उसी तरीके से शायद मेटाफिजिक्स नहीं, भी क्लेम करती मेटाफिजिक्स है। का तो ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये चीज़ सोचो ना कि मेटाफिजिक्स ये दावा नहीं कर रही है कि जो गॉड है वो लॉजिकल गॉड है, उसका एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि गॉड है वो रियल एग्जिस्टेंट गॉड है। अच्छा। यही कांट ने आलोचना भी की है। हाँ, हाँ। कि भाई मैं ये सोच लेता हूँ, मेरे मन में मेरी जेब में $100 हैं, तो वो मेरे विचार है, $100 मेरी जेब में है, रियल $100 नहीं है वो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स उसी तरह का विचार है। 2 और 2 4 होते हैं, इसीलिए वो सब पे लग रहा है, क्योंकि वो विचार है। आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है, उससे कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मान के चलिए, इसको बहुत ही दूसरे तरह का एक उदाहरण ले लेते हैं। एक आपने एक खांचा बनाया हुआ है, उस खांचे में गणेश जी की डिजाइन बनाई हुई है आपने। ठीक है। उसमें आप मिट्टी डालेंगे तब भी गणेश जी बनेंगे, आप मोम डालेंगे तब भी गणेश जी ही निकलेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर है वो। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ओके, ओके। उस कंटेंट के बारे में वो कोई दावा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो मोल्ड की बात कर रहे हैं, कंटेंट की बात नहीं कर मैथमेटिक्स रहे हैं। स्ट्रक्चर है। ठीक अब उसमें आप कुछ भी डालेंगे तो वो 4 ही होंगे, अगर वो उस स्ट्रक्चर में डाले गए हैं जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है मैथ। ठीक है। लेकिन मेटाफिजिक्स ऐसा नहीं कह रही है। जब मेटाफिजिक्स कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू अगर गॉड को प्रूव करती है तो एक लॉजिकल गॉड प्रूव होता है, रियल गॉड नहीं प्रूव होता। तो आइडियाज से एंटिटीज नहीं बनती हैं। आइडियाज से आप आइडियल गॉड पे पहुंच जाओगे कि इफ दीज थिंग्स आर ट्रू देन प्रेमाइसेस शुड बी अ गॉड। ओके, सॉरी, कंक्लूजन शुड बी अ गॉड इफ दीज प्रेमाइसेस आर ट्रू। ठीक है। इस तरह से आप लॉजिक लगाओगे, लेकिन वो प्रेमाइसेस जो हैं वो आपके एजम्पशंस हैं। ये वाली बात कुछ ज़्यादा ही फिलोसफिकल उसमें चले गए अब हम लोग। पर क्लैरिटी आई है, यहाँ पे पॉज कर सकते हैं एक बार दोबारा।